हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहा है, तो इसी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे पीछे के कुछ टॉपिक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद कल मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था 1857 का जो विद्रोह था, उसके पीछे के कारण हमने डिस्कस किए थे, उनके पीछे के रीज़न हमने डिस्कस किए थे। तो आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा रहेगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 2, यानी 1857 की क्रांति। कल हमने उनके कारण पढ़े थे, आज जानेंगे 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, कौन कौन इंक्लूड था, कैसे ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ कहाँ से हुआ था, ये पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी इस दिवाली के मौके पर आप सभी के लिए लेके आया है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन मौका, एक बहुत बढ़िया ऑफर, जिसमें आप सभी को हरियाणा स्टेट एग्जाम के जितने भी हरियाणा स्टेट एग्जाम के सब्सक्रिप्शन हैं, सभी पे आपको मिल रहा है पूरा 60% तक, यानी 60% तक का ऑफ आपको मिल रहा है। जितने भी हरियाणा स्टेट के एग्जाम के सब्सक्रिप्शन हैं, इसमें आपका एस्टेट इंक्लूड है, हरियाणा स्टेट जो आपका हरियाणा स्टेट पुलिस का जो आ रहा है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल आ रहा है, दिल्ली पुलिस का आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बुनियाद एनसीईआरटी बैच हमारा इसमें लाइव स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आगे इन फ्यूचर जो भी बैचेस आपके इंक्लूड होंगे, वो सभी इसमें आप इसमें 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। जो भी आपका जितने भी टाइम के लिए आप चाहिए, आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ कल तक ही वैलिड रहेगा, यानी 9 नवंबर कल तक ये ऑफर वैलिड है। तो जल्दी से जाके इस ऑफर को इसमें अपने अपने जो भी बैच आपको चाहिए एनरोल कर लीजिए फटाफट। आज और कल का 2 ही दिन का आपके पास समय बाकी है, तो जितना जल्दी हो सकेंगे उतना जल्दी इस ऑफर को ले लीजिए। आपको बस फेस्टिव 20 कोड यूज करना है, ठीक है। कोड रहेगा हमारा फेस्टिव 20, ठीक है। ये कोड आप यूज करेंगे, ठीक है। इस कोड से आपको 60% तक का ऑफ मिलेगा। इसमें सभी जितने भी हरियाणा स्टेट के एग्जाम है वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। सभी बैचेज आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरीके से आपको बैचेज प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ एजुकेटर से लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करने का भी आप मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप डाउट अपने आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी क्लासेस होती है उसके साथ ही साथ आप नोट्स हैं वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एजुकेटर आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है। अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसमें आप गोल सेलेक्ट करेंगे हरियाणा स्टेट एग्जाम, जिसमें कि आपको बाद में आपके सब्सक्रिप्शन की डिटेल आपको मिल जाएंगी, जहां पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ में जाके आप ये कोड यूज करेंगे, फेस्टिव 20 कोड को यूज करेंगे, जिससे आपको फिर जो है 60% तक का ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति का पार्ट 2, ठीक है। चलिए, हाँ, एक चीज और आप सभी के लिए कि एस्टेट का जो बैच है वो भी कल से लाइव होने वाला है। कल से लाइव स्टार्ट हो जाएगा 9 नवंबर, यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। एस्टेट का एग्जाम भी आपका बहुत ही पास आ चुका है। इसी वजह से ये एक बढ़िया फाउंडेशन कोर्स पूरा बैच हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरीके की क्लासेस में इंक्लूड होंगी, ठीक है। कल से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जाने थे हमने कुछ रीजन कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह जो है कैसे उभर के सामने आया, क्यों, ऐसे क्या रीजन थे, उसके पीछे क्या क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि वो आग इतनी भड़क गई कि 1857 में अचानक से जो विद्रोह छिड़ गया। क्योंकि इतने सालों से अंग्रेज जो प्रशासन जो रूल करते आ रहे थे, लेकिन अचानक ये क्यों, क्या क्या हुआ ऐसा, ठीक है, वो हमने कल जाने कुछ रीजन। आज हम जानेंगे कहाँ से शुरुआत हुई, किनके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन सेंटर एंड देयर लीडर, यानी जो विद्रोह था वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ और उनके लीडर थे, वहां से नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, ये देखेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन है, जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसमें एक नए क्वेश्चन तो आपसे जरूरी आ ही जाता है कि पूछ लिया आपसे कि झांसी से कौन लीड कर रहा था, लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, बैरकपुर से, कानपुर से, कहीं से भी आपसे सेंटर और लीडर जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर भी ध्यान में रखिएगा कि कौन से सेंटर से कौन नेतृत्व कर रहा था। सबसे पहले है बैरकपुर, जहां से शुरुआत की गई थी बैरकपुर से मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। सिपोई म्यूटिनी कल भी मैंने आपको बताया था। इमीडिएट जो रीजन थे, यानी इमीडिएट कॉज जो थे वो क्या थे कि जो कारतूस जो उपयोग में कारतूस जो बनाए गए थे जिसमें बीफ एंड पोर्क यानी
गाय का मांस और जो सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उस चीज के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसी वजह से शुरुआत की गई थी मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर से। तो बैरकपुर से जो नेतृत्व किया गया था वो किनके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है झांसी। झांसी खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी, तो इसका तो हर किसी को पता ही होगा। झांसी से यानी झांसी जो नेतृत्व किया गया रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ये भी किस चीज का शिकार हो गई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, यानी इनके द्वारा डलहौजी के द्वारा लाया गया था ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या था कि अगर किसी भी राज्य में उनका उत्तराधिकारी नहीं है, यानी खुद का उनका पुत्र नहीं है, तो वो जो है वो राज्य वो हड़प लेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यही रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शिकार हुई थी। तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लखनऊ। लखनऊ से किन्होंने किया था? देखिए, लखनऊ के जो रूलर हुआ करते थे उनको क्या है, उनको वहां से जो किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, लखनऊ और अवध, मैंने आपको कल भी बताया था, लखनऊ और अवध को जबरदस्ती अंग्रेजों ने छीन लिया था। क्या उनको ये कह के छीन लिया गया था कि जो प्रशासन है वो इनके द्वारा सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, वहां के रूलर को, वहां के राजा को, जो शासक थे, उनको वहां से निकाल दिया था। लेकिन फिर उनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल थी, वो वहीं पे रही थी और उन्हीं ने जो है लखनऊ और अवध से फिर क्या है लीड किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन लखनऊ से कहां से किया? फिर बेगम हजरत महल ने। के बाद आता है कानपुर। कानपुर से किन्होंने किया? नाना साहेब ने। ठीक है, बताया था नाना साहेब खुद एक अडॉप्टेड सन थे, इसी वजह से उनसे भी उनकी पेंशन और उनकी ग्रांट है वो बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो कानपुर से नाना साहेब ने। इसके बाद नेक्स्ट है बरेली से। बरेली से किन्होंने किया? खान बहादुर खान ने। ठीक है, ये सभी एक बार नोट कर लो। बरेली से किया खान बहादुर खान ने। बिहार से किया कुंवर सिंह ने, ये राजा थे उस समय बिहार रीजन के, कुंवर सिंह। ठीक है, ओडिशा वाला जो रीजन है आज के समय पे हमारा जो ओडिशा राज्य है, वहां से दो थे, वीर सुरेंद्र साई और उज्जवल साई, ये दो थे। इन दोनों इनके द्वारा ही नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ओडिशा से। उसके बाद है कल्पी। कल्पी से किया था तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था कल्पी से। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर। देखिए, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि बहादुर शाह जफर नहीं वक्त खान थे। देखिए, वो बात ऐसी है क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे बहुत बूढ़े हो चुके थे इस समय तक। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय तक, तो इस वजह से मेन नेतृत्व माना जाता है बहादुर शाह जफर का, लेकिन काम किया गया था बख्त खान के द्वारा, इन्हीं के अंडर में। ठीक है, तो दिल्ली से लीड किया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक है, तो ये है कुछ जो क्षेत्र थे, मेन जो रीजन रहे थे, ये इन क्षेत्रों से जो 1857 की क्रांति, जो विद्रोह छिड़ा हुआ था, वो मेन सेंटर यही थे। और यहाँ से जिन्होंने नेतृत्व किया वो ये। ठीक है, इनको साथ साथ में नोट कर लो। ओडिशा, ये कल्पी वाला क्षेत्र है जहां से तात्या टोपे ने, जो सदर्न इंडिया से जहां तात्या टोपे थे वहां से इन्होंने लीड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आगे आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, जो मेन सेंटर है। देखिए, जो सबसे बड़ा रीजन ये रहा है 1857 की क्रांति, जो पहला इंडिपेंडेंस वॉर माना जाता है, वो मेन रीजन ये था क्योंकि कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था, पूर्णतः सफल क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि पूरे देश में जो है नहीं फैल पाया था, बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, खुद जो हिंदू जो राजा थे, कुछ एक ने उन्होंने साथ नहीं दिया था, अपने फायदे के लिए कुछ ने जो है साथ छोड़ दिया था। ठीक है, तो कुछ रीजन तक, तो मेन जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित रहे, ना तो वेस्टर्न इंडिया, ना एक्सट्रीम नॉर्थ यानी उत्तरी, जो बिल्कुल उत्तरी भारत है, वो लोग भी साथ नहीं थे, पश्चिमी वाले भी नहीं, पूर्णतः सदर्न भी नहीं। ठीक है, तो कुछ जो सिर्फ मेन मान सकते हैं, जो सेंट्रल इंडिया वाला जो क्षेत्र था अपना, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये वाले ही कुछ रीजन थे जो जहां तक सीमित रह गया था। ठीक है, मेरठ है, दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, ये मेजर सेंटर थे। अब देख लो कहां तक रह गया, पूरा सेंट्रल तक ही सीमित रह गया, कहीं नहीं फैल पाया था। ये मेन रीजन था, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। हाँ चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखेंगे मेरठ में, मेरठ से कैसे फैला, मेरठ में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मेरठ के बारे में, स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशन इन मेरठ। सबसे पहले मेरठ पे देखेंगे, मेरठ में कौन किन के द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या रीजन था। ठीक है, तो मेरठ में सबसे पहले 9 मई 1857 को क्या हुआ था,
9 मई 1857 को 83 जो सोल्जर थे यानी जो भारतीय सैनिक थे उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, यानी सेना से निकाल दिया गया था। ठीक है, 83 सिपाहीज वर कोर्ट मार्शल, मतलब उनको क्या है 9 मई 1857 को शुरुआत में मेरठ में क्या है 83 जो सिपाही थी उनको क्या कर दिया गया था, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, यानी सेना से निकाल दिया गया था। एक तो ये रीजन था मेरठ से, क्योंकि सबसे पहले जो विद्रोह था वो सिपाहियों में ही छिड़ा था। ठीक है, इसी वजह से सिपाहियों में विद्रोह होने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया था, 83 जो कुछ सैनिक थे उनको क्या है सेना से निकाल दिया गया था। और उनके किस वजह से, और उन्होंने क्या किया था, दे रिफ्यूज्ड टू यूज न्यू कार्टियस। कार्टियस मतलब जो कारतूस जो बनाए गए थे जिसमें क्या है बी फॉर पोक यूज किया गया था। बी फॉर पोक यानी बीफ कार्टेज यानी कारतूस जिनमें बी फॉर पोक यानी गाय का मांस और जो सुअर का जो चर्बी है वो यूज किया गया था। इस वजह से क्या है सिपाहियों ने इस चीज को यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है, ये मेन रीजन था जिस वजह से विद्रोह छिड़ गया था सिपाहियों में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये सिपाही यहां से निकाल दिए गए इसके बाद विद्रोह ज्यादा छिड़ गया और इसी वजह से क्या हुआ था, नेक्स्ट डे देयर कंपेनियन अटैक्ड जेल, यानी जो सिपाही जो हिंदू सिपाही जो थे यानी हिंदुस्तानी जो सिपाही थे उनको क्या कर दिया था, निकाल दिया था। तो इन्हीं के साथी जो सेना में रह गए थे उन्होंने क्या किया, अगले दिन कंपनी पे यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जेल पे क्या है उन्होंने अटैक कर दिया था। और जो दूसरे जो सिपाही थे वो क्या थे, फ्री हो गए थे यानी आजाद हो गए। तो इसी वजह से विद्रोह ज्यादा भड़कने लग गया था मेरठ में, ये मेन रीजन रहा है। और ये जो सारे सिपाही थे ये किसकी तरफ, दे हेडेड टुवर्ड दिल्ली। मेन सेंटर क्या था, दिल्ली था, तो सब क्या थे दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। दे हेडेड टुवर्ड दिल्ली, सब क्या थे दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि मेन सेंटर जो जहां से रूल करती थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो मेन सेंटर था वो दिल्ली था। तो यहां से फ्री होके सब क्या थे, मेरठ से जो सिपाही थे वो क्या थे, दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे। तो ठीक है, ये मेन रहा था किनका, मेरठ का। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटर आता है अपना क्या, दिल्ली। अब देखते हैं दिल्ली में ऐसा क्या हुआ था। अब देखेंगे दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में लीड कौन कर रहा था, अभी अभी बताया था मैंने, कौन, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय बोल लीजिए या फिर बहादुर शाह जफर बोल लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके बाद क्योंकि सिपाही जो है दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे, तो इसी के बाद 12 मई 1857 को क्या किया गया था, 12 मई 1857 को क्या है दिल्ली पर भी अटैक कर दिया गया था। कुछ यूरोपियंस यानी कुछ अंग्रेज थे उनकी क्या है मृत्यु भी हो गई थी। दिल्ली वॉज इन कस्टडी बाय रेबल्स यानी जो विद्रोही थे। इन ऑन 12 मई 1857 विद्रोहियों के अंडर में यानी विद्रोहियों ने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था दिल्ली पे। ठीक है, पूर्णतः दिल्ली जो क्या है इनके अंडर में हो गई थी। इसी वजह से बाद में जो कुछ यूरोपियंस थे यानी कुछ अंग्रेज थे वो मर भी गए थे। सम यूरोपियंस गॉट डेड, यानी इसमें इसी आक्रमण में क्या है कुछ अंग्रेजों की जो है मृत्यु हो गई थी। और इसी में इनको जो इन्होंने किनको सपोर्ट की थी, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह सेकंड को जो है सपोर्ट की थी इन्होंने। और इनके बाद में हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स उन्होंने जब देखा कि हाँ भाई दिल्ली जो है ब्रिटिशर्स के हाथ से जा सकती है, क्योंकि जो सिपाही थे वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं, और जो बहादुर शाह द्वितीय है, जो बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर हैं, उनको क्या है इन सिपाहियों का सपोर्ट भी मिल रहा था। और इसी वजह से फिर क्या हुआ,
इस समय यानी जिस समय आक्रमण किया उस समय तो पूर्णतः इनके अंडर में आ गया था दिल्ली। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने दोबारा दिल्ली को अपने अंडर में लिया था। कब? इसके बाद 20 सितंबर तक। 20 सितंबर तक तो बहादुर शाह, अभी अभी मैंने बताया कि बहादुर शाह सेकंड को किन का सपोर्ट मिला? सिपाहियों का। इस वजह से दिल्ली पूर्णतः किन के अंडर में आ गई? जिनका ज्यादा, कौन? बहादुर शाह सेकंड हो गए और सिपाही हो गए, तो इनका मिलने की वजह से पूर्णतः जो विद्रोही थे उनका राज हो गया था, दिल्ली उनके कस्टडी में आ चुकी थी। बाद में 20 सितंबर को बाद में क्या हुआ था? 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स ने दोबारा दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स रीगेन्ड दिल्ली। दिल्ली को फिर उन्होंने दोबारा अपने अंडर में ले लिया 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, पहले सिपाहियों के अंडर में आई, उसके बाद क्या किया? 20 सितंबर को अपने अंडर में कैसे लिया? इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने जो बहादुर शाह द्वितीय के जो इनके पुत्र थे, बहादुर शाह द्वितीय के जो पुत्र थे कि 3 सन्स वर किल्ड। Three sons were killed by ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसके अलावा जो बहादुर शाह द्वितीय के 3, तो इनके पुत्रों की क्या है? हत्या कर दी गई। इसके अलावा जो इनकी बेगम थी, एक तरीके से क्वीन बोल सकते हैं, जो बहादुर शाह द्वितीय की थी, उनको भी क्या है? रंगून भेज दिया। किनके साथ? बहादुर शाह जफर के साथ। ठीक है, एंड द क्वीन वर सेंट टू एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब है क्या? बाहर, मतलब जो देश निकाला जिसको बोल सकते हैं। रंगून में इनको क्या है? वहां पे भेज दिया गया था। वर सेंट टू एग्जाइल एन रंगून। रंगून यानी म्यांमार, बर्मा देश। ठीक है, आज के समय पे जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, उस समय पे बर्मा इनको बोला जाता था। और रंगून इनको भेज दिया था। किनको? बहादुर शाह को और उसके साथ में उनकी रानी को। ठीक है, वहां पे भेज दिया गया। कहाँ पे? रंगून में। क्योंकि इसी वजह से भेजा गया था क्योंकि यहाँ पे जो है विद्रोह छिड़ चुका था। इसी वजह से बहादुर शाह जफर को, वो बूढ़े हो ही चुके थे। और मेनली एक चीज और, दिल्ली से जो मेन लीड कर रहे थे, कौन? बख्त खान लीडर थे। कहने को तो लीडर थे कौन? बहादुर शाह सेकंड थे, लेकिन अंडर में काम कर रहे थे कौन? बख्त खान। ठीक है, बख्त खान, उनका भी देखेंगे। तो इनको क्या है? रंगून भेज दिया गया। और इसके बाद हुआ क्या? इनको 1857 में इनको बाद में भेजा गया। उसके बाद 1862 में बहादुर शाह जो है उनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड डाइड इन 1862। 1862 में बाद में इनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के लिए जो है मेन एक पॉइंट और है, वो क्या है? कि यहाँ पे जो मेन लीडर था, रियल कमांड जो थी, रियल कमांड वाज इन हैंड ऑफ बख्त खान। ठीक है, ये नाम याद रखना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बहादुर शाह द्वितीय के अंडर में जो रियल कमांड जिनके द्वारा जो संभाली जा रही थी, वो किनके? बख्त खान के द्वारा संभाली जा रही थी। क्योंकि इस समय तक जो बहादुर शाह जफर थे, ओबियसली वो बिल्कुल अपने वृद्ध अवस्था में थे, तो वो तो ओबियसली लीड नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंडर में क्या है? बख्त खान ने लीड किया था। ठीक है, तो ये था दिल्ली से, कि दिल्ली से किस तरीके से जो है आग भड़की थी, किन्होंने लीड किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लखनऊ। लखनऊ या अवध भी बोल सकते हो। ठीक है, लखनऊ अवध। अभी अभी हमने पढ़ा था लखनऊ या अवध से जो है किन्होंने लीड किया? मेनली अवध बोल लीजिए या फिर लखनऊ बोल लीजिए, यहाँ पे किन्होंने लीड किया था? बताइए। अभी अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, कौन? हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, इन्होंने लीड किया था। क्योंकि ये जो है जबरदस्ती, लखनऊ जो है जबरदस्ती किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा हड़प लिया गया था। अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी।
यानी इस समय पे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे लखनऊ, जिस समय पे 1857 की क्रांति से पहले तो क्या है 1856 तक रहे थे ना लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद कैनिंग आ गए थे। तो ये जो है लखनऊ, जो अवध है, लखनऊ वाला जो क्षेत्र है, ये कह के कि जो है प्रशासन इनके द्वारा सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा, तो जबरदस्ती क्या है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लखनऊ को हड़प लिया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। और इनका जो यहाँ का जो नवाब था उसको कलकत्ता भेज दिया गया था, ठीक है। द नवाब एक्साइल टू कलकत्ता, कलकत्ता भेज दिया गया था। जिस तरीके से बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, उसी तरीके से इनके नवाब को भी यहाँ से निकाल के कलकत्ता भेज दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इनकी जो वाइफ थी हजरत महल और इनका 11 साल का पुत्र, ये दो यहीं पे रहे थे, ठीक है। कौन, इनकी वाइफ, बट हिज वाइफ एंड हिज यानी उनके जो पुत्र थे, किनके, जो नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, उनके पुत्र, उनकी जो बेगम थी यानी क्वीन थी हजरत महल, और उनके 11 साल के जो पुत्र थे वो कहाँ पे रहे थे, यानी यहीं पे लखनऊ में ही रहे थे। वो एक तरीके से, हाँ, उनको किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, वो एक तरीके से बोल सकते हैं एक तरीके से गरीबी में वो रह रहे थे, बाकी जो कॉमन पीपल है उन्हीं की तरह वो राज्य में रहे थे। उसके बाद लखनऊ में जो स्टार्ट हुआ, वो कब स्टार्ट हुआ था, 4 जून 1857 को। रिवोल्ट, जो विद्रोह ने जो अपना रूप लिया, वो कब हुआ, द रिवोल्ट ब्रोक आउट ऑन 4 जून 1857, यानी लखनऊ में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, 4 जून 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने दोबारा भी लखनऊ को ब्रिटिशर से छुड़वा भी लिया था। कब छुड़वा था, 1858, मार्च 1858 में लखनऊ फाइनली रिकैप्चर्ड, ठीक है। देख रहे हो, यानी विद्रोह जो था वो काफी भड़का हुआ था एक तरीके से, मतलब बहुत ही बढ़िया। एक जो स्टार्टिंग थी, जो वॉर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत सही हुई थी, लेकिन कुछ रीजन ऐसे रहे कि जिनकी वजह से जो फेल हो गया। लेकिन वैसे शुरुआत अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि चांसेस थे यहाँ पे हमें आज़ादी हासिल हो सकती थी, ठीक है। एंड मार्च 1858, मार्च 1858 में इन्होंने क्या है, लखनऊ को दोबारा अपने अंडर में ले लिया था, दोबारा रिकैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। इसके बाद यानी हाँ ठीक है, इतना 1858 में बाद में इन्होंने क्या है, लखनऊ को वापस भी ले लिया, बेगम हजरत महल के द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो यानी मेन लीडर जो रही कहाँ से, लखनऊ और अवध से, वो बेगम हजरत महल रही थी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, नेक्स्ट कौन आएगा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे स्टार्ट होगा, कानपुर से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कानपुर। कानपुर मेन सेंटर था, कानपुर से कौन लीड कर रहे थे, कानपुर से लीड कर रहे थे कौन, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब। लीडर वॉज नाना साहेब, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा। यानी मराठाओं के जो पेशवा थे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी के बाद जो पेशवा बाजीराव आए थे, तो एन के बाद, ठीक है,
पेशवा बाजीराव के जो नाना साहेब थे वो अडॉप्टेड सन थे, यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के कौन थे, दामोदर थे, इसी तरीके से नाना साहेब भी जो थे वो क्या थे, अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। और इसी वजह से क्या थे, अंग्रेजों ने इनको भी क्या है, सही उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। उनके अकॉर्डिंग जो है, जो उत्तराधिकारी होगा वो उसी राजा का पुत्र होना चाहिए, गोद लिए हुए पुत्र को जो है उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। इसी वजह से कानपुर में जो है, कानपुर को भी अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया था नाना साहेब को निकालकर, ठीक है। तो इसी वजह से नाना साहेब भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, नाना साहेब के साथ साथ जो तात्या टोपे हैं वो इन्हीं के साथ ही यानी इन्होंने इनके साथ इनका भी साथ दिया था। तो रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, नाना साहेब, और इन्होंने इनके साथ जो हेल्प ली गई थी वो किनके द्वारा, तात्या टोपे की ली गई थी। तो ही led the revolt with the help of तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे की इन्होंने मदद ली थी यहाँ पे रिवोल्ट को लीड करने में, नेतृत्व करने में, ठीक है। इसके बाद इनके विद्रोह के कारण जो है, जो इन्होंने अंग्रेजों ने इनके सामने भी क्या है वो झुक गए थे। इस समय पे जो जनरल सर हग व्हीलर थे, जिन्होंने क्या किया था, जो इनके तात्या टोपे और नाना साहेब के सामने जो है झुक गए थे। कब, 27 जून 1857 को। By this जनरल हग व्हीलर, जो जनरल हग व्हीलर थे, उन्होंने क्या किया था, सरेंडर्ड ऑन, कब सरेंडर किया था इन्होंने, 27 जून 1857 को। सरेंडर्ड ऑन 27 जून 1857, ठीक है। यानी यहां से भी इन्होंने क्या कर लिया था, अंग्रेजों को झुका ही लिया था। वहां पे अवध भी क्या है, दोबारा रिकैप्चर कर लिया गया था। मैंने आपको बताया 4 जून 1857 को उन्होंने रिकैप्चर कर लिया। यहाँ भी नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा कानपुर वाले क्षेत्र में भी क्या कर लिया गया था, 27 जून 1857 को उन्होंने क्या किया था, सरेंडर करवा दिया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ क्या, इन्होंने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, इन पे दोबारा अटैक किया था और नाना साहेब को जो है वहां से निकाल दिया गया था। और नाना साहेब यानी यही सबसे बड़ी गलती यही रही थी कि एकता जो एक तरीके से मान सकते हैं, कोई एक लीडर इनका नहीं था जो इनको क्या है गाइड कर सके। तो इसलिए हर जगह से अपने अपने हिसाब से जो है सब विद्रोह छेड़ रहे थे, अपने अपने हिसाब से नेतृत्व कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से रणनीतियां बन रही थी। तो सबसे बड़ी गलती यही रही थी 1857 की। और यहाँ पे भी यही हुआ कि बाद में अंग्रेजों के द्वारा नाना साहिब को वहां से निकाल दिया गया था, ठीक है। और इनके बाद इन्होंने क्या किया था, बाद में नाना साहिब जो है भारत छोड़कर चले गए थे, नेपाल वाले रीजन में जाके रहने लगे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, इसके बाद क्या हुआ, जो 1857 में यानी जून 1857 में, इसके बाद क्या हुआ था, नाना साहेब हार गए थे ब्रिटिशर से। इसके बाद ही उसके बाद नवंबर 1857 में इन्होंने क्या किया, रिकैप्चर भी कर लिया था, ठीक है। ये वाला हुआ, इसके बाद लड़ाई हुई, इसके बाद नवंबर 1857 में दोबारा रिकैप्चर कर लिया इन्होंने, कानपुर को दोबारा अपने अंडर में लिया। फिर इसके बाद ऐसे ही चलता रहा, चलो एक बार नाना साहिब जीत गए, फिर ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं। उसके बाद दिसंबर 1857 में क्या कर लिया था, जो जनरल कैंपबेल थे, ठीक है, इन दिसंबर 1857, दिसंबर 1857 में क्या हुआ था, जनरल कैंपबेल रिकैप्चर कानपुर। अब एक बार फिर दोबारा से क्या है, कानपुर दोबारा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। दिसंबर 1857 में क्या हुआ, कानपुर दोबारा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुका है, ठीक है। और इसी के बाद जो नाना साहिब, मैंने क्या बताया था, नाना साहिब कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे, ठीक है, ये छोड़ के। और यहीं पे उन्होंने क्या अपना विद्रोह समाप्त किया, एंड नाना साहिब फ्लेड टू नेपाल, ठीक है।
ये कहाँ चले गए थे, नेपाल की तरफ चले गए थे, ठीक है। और जो पीछे बच गए कौन, तात्या टोपे, तात्या टोपे ने इसमें बाद में क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया कानपुर का समाप्त हो गया। कानपुर के बाद नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर के बाद कौन आएंगे, कानपुर के बाद देखते हैं झांसी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। अब देखते हैं झांसी से, झांसी में किसके द्वारा लीड किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, ठीक है। तो इनके बाद जो मेन रीजन था इनका, यानी झांसी की ये क्या थी, महारानी थी, ठीक है, झांसी की महारानी थी। इनका भी मेन रीजन ये क्या होता, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शिकार हुई थी, ठीक है, झांसी की रानी। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, एक मराठा क्वीन थी, ठीक है। झांसी में लीड बाय किनके द्वारा, लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और इन्होंने इनके मेन रीजन क्या रहा, यहाँ पे विद्रोह का रीजन भी क्या रहा था कि लॉर्ड डलहौजी ने इनको, यानी इनके पुत्र दामोदर को जो क्या है उत्तराधिकारी नहीं माना था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की भी ये जो है शिकार हो गई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, ठीक है। बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इनका जो झांसी है, झांसी वाला जो इनका जो साम्राज्य है वो भी इनसे छीनने की कोशिश की गई थी। दामोदर को इन्होंने क्या है सही उत्तराधिकारी नहीं माना था। तो ये रीजन था जिस वजह से क्या है झांसी में भी जो विद्रोह था वो नहीं फैल पाया था अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, चलिए ये तो हो गए आपके मेन रीजन कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा लीड कर रहा था, ठीक है, क्या क्या किनके द्वारा लीड किया जा रहा था। इसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो ये विद्रोह है वो नहीं बढ़ पाया। यानी इसको वैसे तो बोला जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यहाँ से शायद हमें आज़ादी मिल ही सकती थी, लेकिन ऐसा क्या रीजन रहे कि ये फेल रहा। तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ फेलियर। कॉजेज ऑफ फेलियर, विफल रहने के कौन से कारण थे, ठीक है, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे वो देखते हैं अब। सबसे पहला रीजन क्या आएगा इसमें, सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग एंड लीडरशिप। देखिए जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें पूछे जाते हैं ये, ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप एंड प्लानिंग, यानी किसी भी तरीके की, यानी सही से कोई प्लानिंग, जो सही प्लानिंग एक तरीके से कोई इनको एक नेतृत्व करने के लिए कोई एक सही नेता, एक लीडर नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ एक प्लानिंग थी वो सही नहीं थी। यहाँ पे क्या थी सबसे बड़ी कमी यही थी, यानी कुछ चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी, हर कोई अपनी अपनी रणनीति बना के चल रहा था, कोई एक लीडर नहीं था जो इनको जो है गाइड कर सके, ठीक है। इसके अलावा आता है लैक ऑफ कॉमन कॉज। कॉमन कॉज क्या होता है, यानी कॉमन कॉज सभी का एक लक्ष्य, किसी को नहीं पता चल रहा था कि उनका लक्ष्य क्या है, ठीक है, कि हाँ उनको अपने साम्राज्य से ब्रिटिशर्स को निकालना है, दैट्स इट। नहीं, किसी को नहीं पता था कि उनका मेन लक्ष्य क्या है। मेन लक्ष्य क्या है, सबको मिलके अंग्रेजों को पूरे देश से निकालना है, ठीक है। किसी को इस चीज में जो है ये, किसी को ये एक अपना कॉमन जो कोज है, यानी कॉमन जो एक एम है वो नहीं समझ पा रहे थे वो लोग, ठीक है। तो मेन रीजन ये भी था। इसके अलावा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन, यानी क्या ऑल सेक्शन मतलब एक तरीके से जो विद्रोह है वो सिर्फ अपर जो लेवल पे जो लोग थे उनमें रह गया था, कि हाँ जो जितने भी राजा रानी थे, शासक थे, सिपाही थे, वो उन्हीं तक रह गया था। क्योंकि जो कॉमन पीपल थे, जो
आम लोग थे उन लोगों का ये कहना था कि सिर्फ यानी जो विद्रोह था वो सिपाहियों से लेकर सिपाहियों तक ही रह गया, सीमित सिपाहियों से स्टार्ट हुआ, सिपाहियों पे ही खत्म हो गया, उनका ये मानना था। तो आम आदमी थे वो इससे बचना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से कुछ उन लोगों के बीच में, उन लोगों के मन में ये भावना आई ही नहीं थी उस समय तक कि जो है अंग्रेजों को भारत से निकालना है, पूर्णतः निकालना है, पूरी तरह निकालना है, ठीक है। तो उन लोगों को क्या था, बचना था, अपनी सिक्योरिटी सब देखते आ रहे थे कि जो मेन जो लोअर जो नीचे पद वाले लोग हैं या फिर आम लोग हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए थे। ये जो विद्रोह था सिर्फ उच्च पद के लोगों में रह गया था, राजा रानियों में, सिपाहियों में, वहीं तक सीमित रह गया था, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट बिफोर इट वॉज डिसाइडेड, यानी जो जो निर्णय लिया गया था, जो डिसाइड किया गया था, उससे पहले ही विद्रोह स्टार्ट हो गया था। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो माना गया था, जो माना गया था कि जो यानी मान लीजिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि मार्च 31 को जो स्टार्ट होना था ये पहले ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मार्च मिड में ही स्टार्ट हो गया है रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो प्रॉपर प्लानिंग थी उसकी कमी थी, सही जो जहां जब डिसीजन जिस तरीके से लिया गया था कि निर्णय अभी इस ये जो डेट होगी इससे एक साथ मिलके जो है विद्रोह को स्टार्ट किया जाएगा, वो चीजें नहीं थी, ठीक है। विद्रोह पहले कहीं कहाँ पे कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे कभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीजें सबसे बड़ा रीजन रही थी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था, नॉट एन ऑल इंडिया रिवोल्ट। ऑल इंडिया रिवोल्ट यानी पूरे भारत को तो इसमें शामिल था ही नहीं, ना तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ना सदर्न जो पार्ट है, ना फिर जो एक्सट्रीम वेस्ट या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ मान सकते हैं, ये वाले रीजन तो इंक्लूड ही नहीं थे, उनको इंक्लूड ही नहीं होना था उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो चल रहा है, ठीक है, उनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से कि विद्रोह छिड़ा हुआ है, उनको पार्टिसिपेट भी करना है, तो ये जो भावना है वो जगी ही नहीं थी उस समय तक, ठीक है, सिर्फ सेंटर तक ही रही थी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो सभी इंडियन यानी नॉट एन ऑल इंडिया, पूर्ण तरह पूरे भारत का ये विद्रोह नहीं था, सिर्फ कुछ ही पार्ट में रह गया था सीमित, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जैसे बताया जो बड़े जमींदार थे वो इसमें इंक्लूड नहीं हुए थे, जो कुछ यानी कुछ लोग थे जो इंक्लूड नहीं हुए थे, बड़े जमींदार थे वो इसमें नहीं थे, जो मनी लैंडर्स थे वो इसमें नहीं थे, इसके अलावा खुद जो इंडियन रूलर, जो भारत के कुछ शासक थे वो भी इसमें इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। कुछ राजा मैं आपका नाम बताऊंगी। इसके अलावा एजुकेटेड इंडियंस जो बोलते थे कि मतलब इस तरीके से विद्रोह करना कोई सही तरीका नहीं है, तो एक तरीके से जो एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। और जो सोल्जर्स थे यानी जो सिपाही थे वो अच्छी तरह, उनके पास ना ही पूर्ण अच्छी तरीके से वो हथियार थे, अच्छे हथियार बिल्कुल यानी वेल इक्विप्ड वो नहीं थे, ठीक है। ये कुछ रीजन रहे थे जिसकी वजह से क्या है ये विद्रोह जो है फेल रहा था, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या रीजन रहेंगे, इसके अलावा देखते हैं, ठीक है, ये तो कुछ रीजन हो गए। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट, चलिए 1857 का रिवोल्ट हो गया, इसके बाद हुआ क्या जो कि विफल रहा ना, अच्छी तरह सफल नहीं हो पाया था विद्रोह, कहीं पे कुछ चल रहा है वहीं पे कुछ चल रहा है, ये चीजें आ गई थी। तो इसके बाद देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहली हुई एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यानी कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था, क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था, ठीक है, पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यानी एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यहाँ पे ईस्ट इंडिया जो कंपनी का रूल है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आता है क्या, यानी क्राउन टुक ओवर द चार्ज फ्रॉम कंपनी, यानी क्राउन ने है क्या है
इसमें क्या आ गया था, क्राउन टुक ओवर द चार्ज यानी अब जो पूरा चार्ज है, पूरा प्रशासन है, वो किसके हाथ में चला गया है, क्राउन के पास। यानी जो ब्रिटिश क्राउन है, मोनार्क है, जो राजा है, उसके अंडर में आ गया है, ब्रिटिशर्स के अंडर में, कंपनी के हाथ में अब नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसी में जो है जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल क्या है, रिमूव्ड। गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी वो क्या है, रिमूव हो चुके हैं। गवर्नर जनरल की कोई उपाधि अब नहीं है। क्राउन के अंडर में जो उपाधि दी गई वो किन की दी गई, वायसरॉय की दी गई थी। ठीक है, तो ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ये तो हो गया एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो सबसे पहला काम तो यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्राउन के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। यानी उस समय पे, यानी जो ब्रिटिशर्स की जो क्वीन थी, कौन थी, विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन क्या था, यानी उन्होंने क्या क्या घोषणा की थी, तो इन्होंने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। डेट ध्यान में रखना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ ली भी जाती है कि क्वीन विक्टोरिया का जो इन्होंने घोषणा की थी वो कब की थी, और उस समय पे महारानी थी कौन, ये भी पूछा जाता है। तो कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, और कब, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा की थी कि अब कहाँ पे, और एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये घोषणा हुई थी। अब जो है वो भारतीय जो राज्य है वो किन के अंडर में रहेगा, क्राउन के अंडर में, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में रहेगा, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। और यहाँ पे जो है, जो गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस नहीं करेगी किसमें, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में जो मैटर है इनके, और ये इक्वलिटी लेके आएगी सोल्जर्स को, और अच्छा, यानी ऑल सोल्जर्स में इक्वलिटी लेके आएगी, उनको भी यानी बराबर बराबर प्रमोशंस उनको मिला करेगा, ऐसे ऐसे वादे किए गए थे। ठीक है, तो हालांकि जो पूरे वादे थे वो झूठे ही थे। इंडियन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्थापित किया जाएगा, ऐसे वादे किए गए थे उस समय पे। सोशियो रिलीजियस जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे ना, मेन रीजन क्या थे, सोशियो रिलीजियस जो इंटरफेरेंस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे उसमें इंटरफेयर कर रही थी कस्टम्स में, और हमारे जो रीति रिवाज है उन सब में। ठीक है, तो इस वजह से 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया के द्वारा इलाहाबाद में घोषणा की गई थी कि अब से जो राज्य है वो क्राउन के अंडर में रहेगा, और क्राउन किसी भी तरीके से भारत के पर्सनल जो रिलीजियस मैटर हैं उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। साथ ही साथ जो है इक्वलिटी लाई जाएगी, समानता की जो समानता सब में लाई जाएगी। सोल्जर्स को जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उनको क्या है, इक्वल सैलरीज वगैरह सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो है कुछ वादे किए गए थे इनके द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है आपका, हाँ इसके अलावा एक और चीज होती है, एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवाज। ब्रिटिशर्स से पहले सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली जो साम्राज्य था, सबसे बड़े जो रूलर थे, शक्तिशाली शासक थे, वो कौन थे, या तो मुगल थे या फिर मराठा थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, क्राउन के आने के बाद मुगल और पेशवा है वो पूर्णतः क्या है, खत्म। मुगल पूर्णतः खत्म ही हो चुके हैं, पेशवा भी, नाना साहिब जा चुके हैं नेपाल पे, नेपाल में। तो इस तरीके से क्या हुआ, मुगल और जो पेशवा थे वो पूर्णतः वो क्या है, खत्म हो चुके थे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया, नेपाल चले गए थे नाना साहिब, तो मराठाओं के वो लास्ट थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद बचते मुगल, मुगल के लास्ट कौन थे, बहादुर शाह जफर, जो इनको रंगून भेज दिया गया, तो खत्म। मुगल और पेशवा दोनों यहीं पे खत्म। ठीक है, इसके बाद क्या आता है,
जो ये हो गया एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। इसके अलावा रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बनाई गई थी या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाई गई थी वो पूर्णतः खत्म हो चुकी थी। अब वैसे जो संबंध जो है राज्यों के साथ वैसे संबंध रहे ही नहीं थे। रिलेशंस विद, इसको पॉइंट बोल सकते हैं, रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब क्या गया था, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है या फिर एनेक्सेशन है, जो हड़प लिए जाते थे राज्य, वो चीजें क्या है पूरी तरह क्या है खत्म हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई गई थी। इसमें मेनली क्या था, इसके बाद लोगों को क्या किया गया था, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, उच्च पद रैंक के हिसाब से इन लोगों क्या हिंदू और मुस्लिमों को क्या है अलग अलग बांट दिया था लोगों ने। यानी ब्रिटिशर्स की सबसे लोगों ने क्या ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी पॉलिसी ही ये रही है डिवाइड एंड रूल की, जिसमें इन्होंने क्या किया था, कास्ट, रिलीजियन और रंग रूप, इन सब के बेस पे जो है प्रिंस जो है अलग से, प्रिंस को अलग रखा जाता था, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस होते थे उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो ये चीजें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ज्यादा आ गई थी, जमींदार को ज्यादा वो मिलने लग गई थी, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई। इसके अलावा आता है क्या, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया। डिवाइड एंड रूल में भी वो चीजें मैंने आपको बताई दी कि कास्ट एंड रिलीजन, और कास्ट रिलीजन में सबसे बड़ा जो बंटवारा हुआ, जो एकता जो हमारी खंडित की गई थी वो क्या थी, हिंदू एंड मुस्लिमों के बीच में जो है हेट्रेड पैदा कर दी गई थी। उन दोनों के बीच में क्या है, हेट्रेड, यानी कि हेट्रेड को नफरत, हाँ, हिंदू मुस्लिमों क्या है नफरत की भावना, तो नफरत के जो बीज बोए गए थे वो किन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बोए गए थे। एक तरीके से हम बोलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना थे और ये सब थे, ये क्या थे, मेन रीजन रहे हैं जिस वजह से क्या है पाकिस्तान को अलग किया गया, हिंदू मुस्लिम अलग बट गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेन रीजन हम देखे जाए, इनकी शुरुआत ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो मुस्लिम लीग बटी थी, ठीक है, जो मुस्लिम लीग अलग हुई थी, वो सब चीजें एक तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा ही शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो रेशियल बैरियर्स, यानी जो हिंदू, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो हिंदुओं पे थे वो उन पे भरोसा ना करके वो करते ब्रिटिशर्स पे ज्यादा भरोसा क्या करते थे, ठीक है। और इनके अलावा और क्या हुआ था, रिलीजन चेंजेस, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंटरफेरेंस बंद कर दी थी, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक चीज और, सबसे बड़ी चीज, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की गई थी, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में क्या चीजें इंक्लूड थी, यानी फॉरेन पॉलिसी में जिस तरीके से जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था उस समय पे क्या था कि किसी भी स्टेट, भारतीय राज्य को, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं था कि वो किसी दूसरे फॉरेन कंपनीज के साथ या फिर किसी के साथ जो है ट्रेड यानी व्यापार कर सके, ठीक है। लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी में अब जो है थोड़ी चेंज हो गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा चेंज कर दी गई थी। इसमें सबसे पहला जो इनका मेन एम रहा था, एक तो इंडियन स्टेट को दूसरों से बचाना था, जो दूसरी कंपनीज थी, जो दूसरे जो लोग जो फॉरेनर्स आ रहे थे, जो हड़पना चाह रहे थे, तो एक तो उनसे बचाना था। दूसरा क्या था, ब्रिटिशर्स को उनको खुद की इकोनॉमी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उनको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी थी, ठीक है। भारत को लूट के इंग्लैंड या फिर यूरोप, लंदन में जो है भेज दो, ठीक है। तो इनकी मेन पॉलिसी यही रही थी, इनकी फॉरेन पॉलिसी, कि इंडियन को जो है ज्यादा से ज्यादा लूट कर क्या है वहां भेज दिया जाए। इसके अलावा एक जो पॉइंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, आर्मी चेंजेस, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ भी है आपका, आर्मी चेंजेस का, कि आर्मी में ऐसे क्या चेंजेस हुए थे। बहुत बार स्टेटमेंट पूछा जाता है कि आर्मी में जो हिंदू जो सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था, नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर डिक्रीज्ड बाय 14,000, यानी
14,000 सैनिकों को कम कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने हिंदू सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी और इसके बाद क्या था, ब्रिटिशर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 14,000 जो संख्या है कम कर दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो सैनिक थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। किनकी? ब्रिटिश सोल्जर्स नंबर इंक्रीज्ड बाय 65,000, इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी और इनकी जो इंडियंस थे इनकी घटा दी गई थी। ठीक है, ये चेंज हुआ था सबसे बड़ा। और आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछा यही जाता है कि इंडियंस की जो संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इनको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, 14,000 कम कर दिए गए थे, ब्रिटिशर्स कम कर दिए और इंडियन थे वो कम कर दिए गए, ब्रिटिश बढ़ा दिए गए। जो मेन जो पॉइंट थे, जो मेजर जो पॉइंट थे, उनमें ब्रिटिश सैनिकों को ही रखा गया था, ना कि इंडियंस को। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, डिवाइड एंड रूल का बता दिया। इसके अलावा जो बाद में हाँ हथियार रखने की जो थी इंडियंस के अंडर में, यानी कोई भी जो हथियारों का जितना भी संग्रह था उनका किसी भी इंडियन के अंडर में वो नहीं रखा गया था। ऑब्वियस वो तो रखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें चेंज हुई थी? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हम कल भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत है नहीं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिशर्स का मेन जो था, जितने भी इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी हैं, सबको क्या है, एक्सपोर्ट कर दिया जाए। एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू लंदन या फिर इंग्लैंड। ठीक है, और जो फिनिश्ड गुड, इनका मेन क्या था, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स, यानी कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल को तो वो इंग्लैंड में भेज देते थे, ब्रिटिश एम्पायर में भेजते थे, और वहां से फिनिश, यानी वहां से जो फिनिश जो गुड्स, जो सामान बन के आता था, उसको ज्यादा मोल पे क्या है, इंडिया ला के बेचते थे। तो एक तरीके से इंडिया को लूटा जा रहा था उन्हीं के सामान से। ठीक है, वहीं से खरीद के सस्ते में कच्चा माल भेज दो, नया सामान बना के वापस महंगाई में बेच दो। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या था कि जो छोटी इंडस्ट्रीज थी इंडियंस की, हैंडक्राफ्ट का काम था, वो बंद हो गया था। साथ ही साथ जो किसान हैं वो बैंकरप्ट हो गए थे, पूरी तरह भूखमरी आ गई थी, क्योंकि इंडिगो ज्यादा उगवाया जा रहा था उनसे। ठीक है, और हैवी टैक्स और जो रेवेन्यू है वो इनको देना पड़ रहा था। तो ठीक है, ये इकोनॉमिक लॉस सबसे बड़ा रीजन रहा है। इसके अलावा लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म, एक तरीके से बोल सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस वजह से इनके जो सेक्रीफाइस दिए, जो त्याग दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे थे, ठीक है, और जो थे नाना साहेब थे, मंगल पांडे थे, इनके जो इन्होंने जो त्याग दिया, उस वजह से जो है भारतीयों में क्या है, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो जाग चुकी थी। ठीक है, और सबसे मेन रीजन यही रहा था कि बेशक ये फेल रहा, लेकिन फिर भी इसके बाद क्या है, भारतीयों में ये भावना आ चुकी थी कि उनको क्या है, ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना है, और एक जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो जगी थी। ठीक है, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मेन और सबसे अच्छा रीजन यही रहा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये रहा, ये तो था 1857 का विद्रोह। जब मैंने बताया सबसे मेन इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली यही पूछे जाते हैं कि कौन से एरिया से किसके द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, और एक और चीज कि 1857 के विद्रोह के बाद चेंजेस क्या क्या आए थे, उन पे भी गौर फरमाइएगा कि किन के द्वारा बाद में क्राउन का रूल आ गया था। ठीक है, उन्होंने कब ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, कौन कौन से लीडर थे, किसके पहले वायसराय कौन बनाए गए, फर्स्ट वायसरॉय कौन बने, फिर लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे पहले वायसरॉय बना दिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट वायसरॉय 1858 में। ठीक है, यहाँ से वायसरॉय स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जब 1858 में जब क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया, उसके बाद वायसरॉय बनाए गए, स्टेट चीफ बनाए गए, जो कि क्या है, ब्रिटिश
उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे, ठीक है, स्टेट ऑफ चीफ, और उसके अंडर में जो काम करते, इंडिया में जो रहते थे वो वाइसराय रहते थे। पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इसके अंडर में जो है 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होते थे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे खत्म होता है 1857 का विद्रोह। कल देखेंगे कि इससे आगे की कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चेंज हुए थे, अलग अलग चार्टर भी आए थे, कौन कौन से एक्ट आए, ठीक है, वो हम कल से देखेंगे। यहाँ पे यहीं पे आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, 1857 का विद्रोह। मिलते हैं कल की क्लास में, इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और क्लास एंड होने से पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो हमारा बैच आ रहा है, फिलहाल के लिए दिवाली का बढ़िया आपका ऑफर चला हुआ है, 9 नवंबर तक ये वैलिड, यानी कल तक वैलिड रहेगा। फेस्टिव 20 आप कोड यूज करेंगे, इससे आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। सिर्फ आज और कल का दिन बाकी है। जितने भी हरियाणा स्टेट के एग्जाम हैं, जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं, आपको सभी पे 60% तक का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।